कृष्णा क्लासेज के YouTube चैनल पर बच्चों आप सबका स्वागत है। हमारी जो करंट अफेयर्स की सीरीज चल रही थी उसमें मैं आज आप लोगों के लिए क्लास लेकर आया हूं। तो चलिए अब ये क्लास अब हम स्टार्ट करते हैं और देखते हैं इस क्लास का आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। 11 अक्टूबर 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वामित्व योजना के तहत 1 लाख लोगों को कौन सा कार्ड प्रदान किया। यानी जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा स्वामित्व योजना के अंतर्गत 1 लाख लोगों को कौन सा कार्ड प्रदान किया बच्चों। स्वास्थ्य कार्ड दिया या फिर रोजगार कार्ड दिया या संपत्ति कार्ड दिया या फिर संजीवनी कार्ड दिया। जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके इस क्वेश्चन का सही जवाब आप लोग दीजिए कि कौन सा कार्ड दिया। कौन सा कार्ड दिया गया बच्चों। संपत्ति कार्ड दिया गया। वैसे आपको मैं बताना चाहूं तो इस योजना की शुरुआत हुई थी 24 अप्रैल 2020 को। 24 अप्रैल को ही कौन सा दिवस होता है। पंचायती राज दिवस। 24 अप्रैल को ही जो जयंती आती है बीजेपी या जनसंघ से जुड़े हुए जयप्रकाश नारायण जी की। इसके अलावा 24 अप्रैल से इस संबंध रखते हैं बिहार के हमारे एक नेता नानाजी देशमुख। यानी इन तीनों की स्मृति में शुरू की गई थी कौन सी योजना। स्वामित्व योजना जो कब शुरू हुई थी 24 अप्रैल 2020 को। अब इस योजना के अंतर्गत कितने लोगों को संपत्ति कार्ड बांटे जा चुके हैं। 1 लाख लोगों को संपत्ति कार्ड बांटे जा चुके हैं। यह योजना देश के कितने राज्यों में लागू की गई बच्चों। 6 राज्यों में लागू की गई। वो 6 राज्य कौन से हैं जिनमें लागू की गई। एक है यूपी। क्लियर। दूसरा हमारा प्रदेश यानी कि हरियाणा। तीसरा प्रदेश जिसमें यह लागू की गई वो है आपका महाराष्ट्र। चौथा प्रदेश जहां पर यह लागू की गई उत्तराखंड। पांचवा प्रदेश जहां पर यह योजना लागू की गई वो कौन सा है बच्चों। मध्य प्रदेश। और छठा प्रदेश कौन सा है। कर्नाटक। यानी कि इन 6 प्रदेशों में यह योजना लागू की गई। इस योजना के अंतर्गत जो इन 6 राज्यों के कुल कितने गांव सम्मिलित है। 763 गांव सम्मिलित है। इस योजना के अंतर्गत इन 6 राज्यों के कुल कितने गांव सम्मिलित है। 763 गांव सम्मिलित है। क्लियर है। इसमें सबसे ज्यादा जो गांव है किसके है। यूपी के। यूपी के कितने गांव हैं बच्चों। 346। कितने गांव हैं 346। उसके बाद नंबर आता है हरियाणा का। हरियाणा के कितने गांव में ये योजना लागू की गई। 221। उसके बाद नंबर आता है महाराष्ट्र का। महाराष्ट्र के कितने गांव में योजना लागू की गई बच्चों। 100। उत्तराखंड के कितने गांव में योजना लागू की गई। 50। मध्य प्रदेश के कितने गांव में योजना लागू की गई। 44। कर्नाटक के कितने गांव में योजना लागू की गई। 2। अगर आप इन सब का टोटल करोगे तो टोटल कितना होगा 763। यानी 763 गांव में लागू की गई है कौन सी योजना। स्वामित्व योजना। इसमें जो यूपी में जो संपत्ति कार्ड है उसको एक नाम दिया गया। वो नाम क्या है। खरोनी। क्या नाम दिया गया बच्चों। खरोनी। हरियाणा में इसे नाम दिया गया टाइटल डीड। हरियाणा में क्या नाम दिया गया। टाइटल डीड। उसी प्रकार
जो हमारा महाराष्ट्र में इसे नाम दिया गया सनद। क्या नाम दिया गया? सनद। अगर बात करना चाहूं मैं उत्तराखंड की, तो उत्तराखंड में इसे नाम दिया गया अधिकार अभिलेख। अधिकार अभिलेख। अगर बात करना चाहूं मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश में नाम दिया गया स्वामित्व अभिलेख। इससे मिलता जुलता है बिल्कुल अधिकार अभिलेख से, स्वामित्व अभिलेख। अगर बात करना चाहूं कर्नाटक की, तो कर्नाटक में नाम दिया गया RPOR। क्या नाम दिया गया? RPOR। क्लियर? यानी इन 6 राज्यों में अलग अलग नाम से क्या जारी किए गए? संपत्ति कार्ड जारी किए गए। तो अब आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसमें इसके अलावा और भी कुछ पॉइंट में डिस्कस करना चाहूंगा आप लोगों के साथ, तो आप जल्दी से बच्चों इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्लियर? तो इसमें जो कार्ड बनाने का काम है, जो कार्ड बनाने का काम है, वो कौन सी सरकार का है? राज्य सरकार का। कार्ड बनाने का काम कौन सी सरकार का है? राज्य सरकार का। जो योजना लागू की गई कौन से मंत्रालय के अंतर्गत? जो पंचायती राज मंत्रालय के अंतर्गत। यानी यह हमारी कौन सी सरकार की योजना है बच्चों? केंद्र सरकार की योजना है। कौन सी सरकार की योजना है? केंद्र सरकार की यह हमारी योजना है। क्लियर? यह योजना शुरू हुई अप्रैल 2020 में, और इस योजना के अंतर्गत जो मार्च 2024 तक पूरे भारत के कुल कितने गांवों को कवर किया जाएगा? 6.2 लाख गांवों को कवर किया जाएगा। पूरे भारत के कितने गांवों को कवर किया जाएगा बच्चों? पूरे भारत के 6.2 लाख गांवों को कवर किया जाएगा। इससे एक तो क्या होगा? सटीक भूमि रिकॉर्ड होगा। क्या होगा? सटीक भूमि रिकॉर्ड। सटीक भूमि रिकॉर्ड किस प्रकार होगा? क्योंकि इसमें ड्रोन के जरिए डिजिटल मैपिंग की जाएगी। ड्रोन के जरिए कैसी मैपिंग की जाएगी? डिजिटल मैपिंग की जाएगी। और डिजिटल मैपिंग होने से सटीक भूमि रिकॉर्ड होगा। जो गांव में जमीनों के आपसी विवाद है वो खत्म हो जाएंगे, यानी शून्य मात्र रह जाएंगे। और दूसरी तरलता आएगी, यानी गांव के लोग आसानी से अब उन मकानों पर यानी अपनी रजिस्ट्रियों पर चाहे तो ऋण भी ले सकेंगे। और इससे योजना बनानी भी आसान हो गई है बच्चों। क्या करनी भी आसान होगी? योजना बनानी भी आसान हो गई है। इससे गांव का पलायन रुकेगा, यानी जो गांव के लोग शहरों की तरफ भाग रहे हैं उस तरफ लोगों का रुझान कम होगा, क्योंकि जो शहरी सुविधाएं हैं वो गांवों में प्रदान करनी आसान हो जाएगी। यानी योजना क्या हो जाएगी? आसान हो जाएगी। क्लियर है? तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। मैं आपको इसमें एक इमेज दिखाना चाहूँगा। ये है इसकी इमेज। पीएम स्वामित्व योजना, यानी इस योजना की शुरुआत की थी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। तो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विज्ञान ज्योति एवं यंगेज विद साइंस कार्यक्रम में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग का सहयोग करने की घोषणा किसने की? यानी जो विज्ञान ज्योति और यंगेज विद साइंस जो 2 कार्यक्रम हैं, इसमें विज्ञान एवं जो हमारा प्रौद्योगिकी विभाग है, यानी साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में बोल देते हैं S&T, साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट, उसका सहयोग करने की घोषणा किसने की है बच्चों? IBM इंडिया ने की है, माइक्रोसॉफ्ट ने की है, एप्पल ने की है, या फिर सैमसंग ने की है? जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके इस क्वेश्चन का सही जवाब दीजिए। मैं आप लोगों के कमेंट्स का इंतजार कर रहा हूं इस क्वेश्चन से रिलेटेड, जो आपके कमेंट्स आएंगे। तो इसका हमारा सही आंसर क्या है बच्चों? IBM इंडिया।
इसके बारे में बताने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा किसके बारे में, विज्ञान ज्योति के बारे में। विज्ञान ज्योति योजना क्या है? जो विज्ञान ज्योति योजना है बच्चों, उसकी शुरुआत हुई थी 2019 में। कब हुई थी? 2019 में। और इस योजना का संबंध है 9th to 12th, यानी कि 9वीं से लेकर जो 12वीं तक के विद्यार्थियों है उनसे संबंधित है। कौन सी योजना? विज्ञान ज्योति योजना। जो दूसरा बात करना चाहूँ, विज्ञान प्रसार योजना बोल दो, या फिर इसे आप बोल सकते हो यंग एज विद साइंस। इस योजना का संबंध है जो हमारे 11वीं 12वीं और जो कॉलेज के छात्र छात्राएं हैं, यानी जो कॉलेज के विद्यार्थी हैं, यानी 11वीं 12वीं और कॉलेज के विद्यार्थियों से संबंधित है। कौन सी योजना? यंग एज विद साइंस। और इसमें बच्चों एक खास बात और है, जो बच्चे +2 में अब वो 90% से ज़्यादा मार्क्स लेकर आते हैं, यानी टॉप में आते हैं, मेरिट में आते हैं, उन बच्चों को 80,000 से लेकर 1 लाख रुपए तक की स्कॉलरशिप दी जाती है। यानी 80,000 से लेकर 1 लाख रुपए तक की स्कॉलरशिप दी जाती है। उन्हें स्कॉलरशिप 1 नहीं 2 नहीं, पूरे कितने साल दी जाती है बच्चों? 5 साल दी जाती है। पूरे कितने साल दी जाती है? 5 साल दी जाती है। और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग का सहयोग कौन कर रहा है अब इसमें? IBM। तो ये योजना लागू करने का एक ही उद्देश्य है बच्चों, जो बच्चों में वैज्ञानिक सोच को बढ़ावा देना, वैज्ञानिक सोच को बढ़ावा देना, यानी बच्चों में वैज्ञानिक सोच को बढ़ावा देने के लिए इस योजना की शुरुआत की गई। इसमें जो बच्चों को 4 चीजों पर फोकस रहेगा। कितनी चीजों पर फोकस रहेगा? 4 चीजों पर फोकस रहेगा। वो 4 चीजें क्या? साइंस, टेक्नोलॉजी, साइंस होगी, टेक्नोलॉजी हो गया, आपका मैथ हो गया, और उसके अलावा जो हमारी चौथी चीज रहेगी इसमें इंजीनियरिंग। यानी साइंस, टेक्नोलॉजी, मैथ और इंजीनियरिंग, इन चारों पर हमारा विशेष जोर है इस योजना के अंतर्गत। क्लियर? अब बात करते हैं इससे रिलेटेड। मैं आपको स्क्रीन पर ये लोगो भी दिखा देता हूं। ये है लोगो, विज्ञान ज्योति स्कीम, यानी बच्चों में वैज्ञानिक सोच पैदा करना। वैज्ञानिक सोच का उदाहरण हमें एक मूवी में भी देखने को मिलता है, अगर आपको ध्यान है तो आमिर खान की वो मूवी है 3 इडियट। अगला क्वेश्चन, जल जीवन मिशन के तहत हर घर जल पहुंचाने वाला पहला राज्य बना है। यानी कौन सा ऐसा पहला राज्य बन गया भारत का जिसने हर घर में नल से जल पहुंचा दिया है? राजस्थान बना है, हरियाणा बना है, गोवा बना है, या फिर हिमाचल प्रदेश बना है? जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके इस क्वेश्चन का सही जवाब दीजिए। तो कौन सा राज्य बना है बच्चों? गोवा। जो गोवा ने ग्रामीण क्षेत्र में जो परिवार थे 2.30 लाख, ग्रामीण क्षेत्र में जो परिवार थे कितने? 2.30 लाख ग्रामीण क्षेत्र के हर परिवार में जल से नल से जल पहुंचाने का अपना लक्ष्य क्या कर दिया है? पूरा कर दिया है। यानी गोवा हिंदुस्तान का पहला ऐसा राज्य बन गया है जिसने हर घर में जल पहुंचा दिया है। क्लियर है? शुद्ध जल, यानी पीने का जो शुद्ध जल पहुंचा दिया है, कौन से राज्य ने पहुंचा दिया है? गोवा ने पहुंचा दिया है। क्लियर है?
अब इससे अलावा मैं आपको एक बात और बताना चाहूंगा, जो हमारी केंद्र सरकार की ने घोषणा कर रखी है। केंद्र सरकार ने कुछ घोषणाएं एक साथ ही की थी, जैसे किसानों की आय दुगनी कर देंगे बोला 2022 तक। उसी प्रकार नल से जल बोला, नल से जल पहुंचा देंगे हम हर घर में, कब तक? 2024 तक। केंद्र सरकार ने घोषणा कर रखी है कि हिंदुस्तान के प्रत्येक घर में नल से जल पहुंचा देंगे हम, कब तक पहुंचा देंगे? 2024 तक। और इसी सपने को पूरा करने के लिए केंद्र सरकार ने एक योजना की भी शुरुआत कर रखी है, जिस योजना का नाम क्या है? अमृत योजना। और इस अमृत योजना की शुरुआत केंद्र सरकार के द्वारा कब की गई बच्चों? 2015 में। कब की गई? 2015 में। और यह योजना आ रही है हमारे कौन से मंत्रालय के अंतर्गत? जल शक्ति मंत्रालय के अंतर्गत। कौन से मंत्रालय के अंतर्गत? जल शक्ति मंत्रालय के अंतर्गत। और जल शक्ति मंत्रालय के अध्यक्ष है गजेंद्र सिंह शेखावत। जल शक्ति मंत्रालय किसके पास है बच्चों? गजेंद्र सिंह शेखावत के पास है। किसके पास है? गजेंद्र सिंह शेखावत के पास है। क्लियर? तो इसका मैं आपको लोगो भी दिखा देता हूं, यानी गोवा हैज बिकम 100% हर घर जल स्टेट। क्लियर? और गोवा ने इस उपलब्धि को प्राप्त कर लिया कब? 8 अक्टूबर 2020 को, हर घर जल मिशन। क्लियर? तो बात करते हैं अगले क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? सागर कवच युद्धाभ्यास भारतीय नौसेना ने किसके साथ किया? यानी हाल ही में भारतीय नौसेना के द्वारा जो सागर कवच युद्धाभ्यास किया गया, किसके साथ किया है? फ्रांसीसी नौसेना के साथ बच्चों, अमेरिकी नौसेना के साथ, या भारतीय तटरक्षक बल के साथ, या फिर रूसी नौसेना के साथ? जल्दी से कमेंट करके इस क्वेश्चन का आप लोग मुझे सही जवाब दीजिए कि इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या है। तो इसका हमारा सही जवाब क्या है बच्चों? भारतीय तटरक्षक बल। यानी यह 2 दिवसीय युद्धाभ्यास था बच्चों। कैसा युद्धाभ्यास था? 2 दिवसीय युद्धाभ्यास था, यानी ये 2 दिन चला। कौन से 2 दिन चला? शुक्रवार और शनिवार को। इस युद्धाभ्यास में किसी बाहरी देश की नौसेना ने भाग नहीं लिया, बल्कि अपनी ही नौसेनाओं ने भाग लिया। यानी इसमें किस किस के जवान शामिल हुए बच्चों? सीआरपीएफ के जवान शामिल थे और कोचिन शिपयार्ड के जवान शामिल थे। यानी कोचिन शिपयार्ड और सीआरपीएफ के जवानों के बीच यह युद्धाभ्यास हुआ। यह युद्धाभ्यास कराने के पीछे क्या उद्देश्य था? तो यह युद्धाभ्यास करवाने के पीछे उद्देश्य था, एक तो तटीय सुरक्षा की जांच करना, आप सबको पता है जब से मुंबई के ताज होटल में हमला हुआ है, क्योंकि वो पाकिस्तान के हमलावर हिंदुस्तान में समुद्री रास्ते से ही आए थे, और उसके बाद से बड़ी चौकसी है हिंदुस्तान की समुद्री सीमाओं पर, तटीय सीमाओं पर, यानी तटीय सुरक्षा की जांच करना। और दूसरा था मानकता का मापन करना, जो मानक का क्या संचालन ठीक से हो रहा है या कोई कमी है। तो इसमें क्या किया गया? सीआरपीएफ और कोचिन शिपयार्ड के जो जवान थे उन्हें 2 टीमों में बांट दिया गया। कितने टीमों में बांट दिया गया? 2। एक टीम थी हमारी जो रेड टीम, और दूसरी थी बच्चों इसमें ब्लू टीम। जो रेड टीम है वो किसकी भूमिका में थी? शत्रु की भूमिका में। और जो ब्लू टीम थी
वो इसमें किसकी भूमिका में थी? रक्षक की भूमिका में। यानी कि ऐसा सीन क्रिएट किया गया कि रेड टीम है वो शत्रु देश के लोग हैं और हिंदुस्तान की तटीय सीमा में घुसने की कोशिश कर रहे हैं, और उनको रोकने के लिए कौन सी टीम थी? ब्लू टीम। तो यह इस तरह का युद्धाभ्यास था जिसे क्या नाम दिया गया? सागर कवच। क्लियर है? तो इसका मैं आपको स्क्रीन पर लोगो भी दिखा देता हूं। यह था हमारा कौन सा युद्धाभ्यास? सागर कवच। क्लियर है? यानी यह एक जलीय युद्धाभ्यास था, समुद्र में इस युद्धाभ्यास को अंजाम दिया गया। अगला क्वेश्चन क्या है? मुख्यमंत्री और स्वयं रोजगार योजना की शुरुआत किस राज्य ने की? यानी हाल ही में मुख्यमंत्री और स्वयं रोजगार, स्वयं यानी खुद का रोजगार, सेल्फ बिजनेस, स्वयं रोजगार की शुरुआत किस राज्य ने की बच्चों? हिमाचल प्रदेश ने की, उत्तराखंड ने की, या फिर राजस्थान ने की, या आपके अपने प्यारे प्रदेश हरियाणा ने की? जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप लोग इस क्वेश्चन का सही जवाब दीजिए कि इस योजना का संबंध कौन से राज्य से है। तो इस योजना की शुरुआत कौन से राज्य में की गई बच्चों? उत्तराखंड में। यानी 2000 में जो नवगठित राज्य है उत्तराखंड की स्थापना हुई थी सन 2000 में। उत्तराखंड में मुख्यमंत्री ने महसूस किया जो कोविड-19 के दौरान बहुत सारे लोगों का क्या चला गया भाई? रोजगार चला गया, यानी रोजगार समाप्त हो गया। जो प्रवासी मजदूर थे वो वापस लौट आए, यानी जो बाहर गए हुए थे उत्तराखंड के निवासी जो दूसरे राज्यों में काम कर रहे थे, उन राज्यों में यानी कि वो प्रवासी थे। अगर उत्तराखंड का कोई आदमी हरियाणा में आया काम करेगा तो क्या कहलाएगा? प्रवासी। यानी वो प्रवासी जो श्रमिक बने हुए थे वो वापस लौट आए। लोगों का रोजगार समाप्त हो गया, लोगों के व्यवसाय चौपट हो गए। यानी सीधी सी बात है, लोगों के सामने किसकी समस्या आने खड़ी होगी? रोजगार की। यानी बेरोजगारी बढ़ गई कोविड-19 के दौरान और रोजगार की समस्या आके उत्पन्न हो गई। तो इस समस्या को खत्म करने के लिए उत्तराखंड में कौन सी योजना चलाएगी? मुख्यमंत्री स्वयं रोजगार योजना। क्लियर? इस योजना का एक ही उद्देश्य है, जैसा कि आपको नाम से भी पता लग रहा होगा, रोजगार को बढ़ावा देना। यानी रोजगार को बढ़ावा देने के लिए यह योजना शुरू की गई। इस योजना के अंतर्गत क्या किया जाएगा? जो नव युवक है, युवाओं का खुद का रोजगार स्थापित करवाया जाएगा। और खुद का रोजगार किसका? वही उनका जो प्राकृतिक ऊर्जा को बढ़ावा दिया जाएगा, यानी हरित ऊर्जा को बढ़ावा दिया जाएगा। यानी हरित ऊर्जा जैसे हमारी सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा जो हमें प्रकृति से प्राप्त होती है। और लक्ष्य रखा गया है कि कुल कितनी बिजली उत्पादन की जाएगी? 38,000 यूनिट बिजली उत्पादित की जाएगी। कुल कितनी यूनिट बिजली उत्पादित की जाएगी? 38,000 यूनिट बिजली उत्पादित की जाएगी। और यह बिजली खुद कौन खरीदेगी भाई? सरकार उनसे खरीदेगी। और किसको सप्लाई करेगी? उपभोक्ताओं को सप्लाई करेगी। यानी इस योजना के अंतर्गत युवाओं को जोड़कर कितनी बिजली उत्पादित की जाएगी? 38,000 यूनिट बिजली उत्पादित की जाएगी। और वह उन नव युवक व्यवसायियों से बिजली सरकार खरीद कर किसे सप्लाई करेगी? उपभोक्ताओं को सप्लाई करेगी। यही थी हमारी कौन सी योजना? मुख्यमंत्री स्वयं रोजगार योजना। क्लियर है? तो मैं आपको इसका लोगो भी दिखा देता हूं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने शुरू की सौर स्वयं रोजगार योजना। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, प्रधानमंत्री ने किसकी स्मृति में 100 रुपए का सिक्का जारी किया? यानी अब 100 रुपए का जो सिक्का जारी किया गया है वो किसकी स्मृति में जारी किया गया बच्चों? जयप्रकाश नारायण, या नाना देशमुख, या विजयराजे सिंधिया, या वीर सावरकर? जल्दी से
कमेंट बॉक्स में कमेंट करके इस क्वेश्चन का मुझे सही जवाब दीजिए कि किस स्मृति में जारी किया गया। तो इसका हमारा सही आंसर है विजया राजे सिंधिया। विजया राजे सिंधिया जिनका संबंध कौन से घराने से है? ग्वालियर घराने से, यानी ग्वालियर के सिंधिया परिवार से संबंध रखती है। कौन? विजय राजे सिंधिया, जो राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया की मां है। यानी राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया की मां कौन है? विजय राजे सिंधिया। और विजय राजे सिंधिया का जो बच्चों जन्म हुआ था वो कब हुआ था? इनका जन्म 12 अक्टूबर 1919 को इनका जन्म हुआ था। अगर बात करना चाहूं इनकी मृत्यु की, तो इनकी मृत्यु हुई थी 25 जनवरी 2001 को। कब मृत्यु हुई? 25 जनवरी 2001 को इनकी मृत्यु हुई। इन्होंने बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी जनसंघ के गठन में, और उसी जनसंघ को जब किस में बदला गया? बीजेपी में। यानी इन दोनों ही संगठनों में महत्वपूर्ण भूमिका किसने निभाई थी? विजय राजे सिंधिया ने। और विजय राजे सिंधिया की अब जन्म दिवस की 100वीं जयंती पर, यानी 100वीं जयंती पूरी हो गई, उनके जन्म को 1 शताब्दी पूरी हो गई, तब उनके नाम का कितने रुपए का सिक्का जारी किया गया? 100 रुपए का सिक्का यह जारी किया गया। कौन से मंत्रालय ने यह जारी किया है बच्चों? संस्कृति मंत्रालय ने। कौन से मंत्रालय ने जारी किया है? संस्कृति मंत्रालय ने यह जारी किया है। यहां मैं आपको एक चीज और बता देता हूं, संस्कृति मंत्रालय ने सिर्फ सिक्का जारी किया है, लेकिन सिक्के जो छापने का काम है वो किसका है? आरबीआई का। आप ये मत सोचना कि संस्कृति मंत्रालय ने अब सिक्के छापने शुरू कर दिए, नहीं। सिक्के यानी 2 से लेकर 2000 तक के नोट हैं जो छापने का एकाधिकार है, मोनोपोली है, और वो मोनोपोली किसकी है? आरबीआई की। मात्र 1 रुपए का ऐसा सिक्का है जो जारी करने का अधिकार किसके पास है? वित्त मंत्रालय के पास। यानी जो 100 रुपए का सिक्का है वो किसकी स्मृति में जारी हुआ है? विजय राजे सिंधिया की स्मृति में। किसने जारी किया? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ये थी विजय राजे सिंधिया। क्लियर? वसुंधरा राजे सिंधिया की मां, जिनका संबंध कौन से रियासत से रहा? ग्वालियर रियासत से। अगला क्वेश्चन, भारत चीन के बीच सैन्य कोर कमांडर के बीच जो 7वें दौर की वार्ता का आयोजन बच्चों कहां पे किया गया? जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप लोग इसका सही जवाब मुझे दो कि कहां पे किया गया। भाई मॉस्को में किया गया, चुशूल में किया गया, लेह में किया गया, फिर या लद्दाख में किया गया? जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके इसका सही जवाब दीजिए आप लोग। तो आपको मैं बताना चाहूंगा कहां पे किया गया बच्चों? चुशूल में। ये जो भारत चीन की सीमा है, भारत और चीन के बीच की जो सीमा रेखा है, उसमें बिल्कुल भारत चीन बॉर्डर पर ये चुशूल पड़ता है, हिंदुस्तान की सीमा में। और यहाँ पर कौन से दौर की बैठक का आयोजन किया गया? 7वें दौर की बैठक का आयोजन किया। जो 6ठे दौर की बैठक हुई थी उसका आयोजन कहाँ पे हुआ था? चीन में। और चीन की कौन सी जगह पर उसका आयोजन हुआ था बच्चों? मोलेडो में। क्लियर? यानी जो मोलेडो में 6ठे दौर की बैठक का आयोजन हुआ, 7वें दौर की वार्ता कहाँ पे आयोजित की गई? चुशूल। जो भारत चीन का विवाद, सीमा का विवाद कोई आज का नया विवाद नहीं है, 62-63 साल पुराना विवाद है। अगर मैं बात करना चाहूं तो 1814 में जो निर्धारित 1914 में निर्धारित की गई थी, कौन सी रेखा बच्चों? मैक-मोहन रेखा। यानी भारत और चीन की सीमा को अलग करने वाली जो सीमा रेखा है उसका नाम क्या है? मैक-मोहन रेखा। और यह मैक-मोहन रेखा कब डिसाइड की गई थी? 1914 में। कब डिसाइड की गई थी? 1914 में। स्टार्टिंग में से तो चीन इसे मानता ही नहीं था, यानी चीन ने इसे स्वीकार किया 1993 में। चीन ने इसे कब स्वीकार किया भाई?
1993 में, यानी चीन ने हामी भरी कि जो मैकमोहन रेखा है वो ठीक है। लेकिन कुछ क्षेत्र आज भी ऐसा बचा हुआ है जहां पर भारत और चीन के बीच की सीमा रेखा निश्चित नहीं है। एक तो वो क्षेत्र कौन सा है, गलवान नदी घाटी इलाका। जो गलवान नदी है, गलवान पहाड़ी भी है, जो इसका इलाका है, इसका आज तक भी जो क्षेत्र है वो सीमा रेखा डिसाइड नहीं। दूसरा पेगोंगा झील, पेगोंग झील, यानी ये दोनों ऐसे एरिए हैं जहां की आज भी LOC डिसाइड नहीं है, यानी लाइन ऑफ कंट्रोल डिसाइड नहीं है। तो ये विवाद क्यों बढ़ा? जो चीन ने गलवान में अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को बहुत मजबूत किया, वहां पे सड़कें बना दी, एयरबेस, यानी हर वो फैसिलिटी जिसकी जरूरत हमें युद्ध के समय होती है उसे बढ़ाया, हमने कुछ नहीं कहा। जब इसी तरह की फैसिलिटियां बढ़ाने की कोशिश की, यानी अपने इंफ्रा को मजबूत करने की कोशिश की भारत ने, तो इसी चीज का विरोध करने लगा। कौन विरोध करने लगा? चीन। और यही चीज मुद्दा बन के आई, किस नाम से? गलवान मुद्दे के नाम से, यानी गलवान के कारण दोनों देशों के बीच तनातनी चल रही है। अगर मैं बात करना चाहूं भारत के, अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं, वरना फिर मैं इसको रफ कर रहा हूं। तो मैं बात करना चाहूं, ये हिंदुस्तान का मैप है यूं बच्चों, जो हमारा शीर्ष भाग है ना, हिंदुस्तान के इस शीर्ष भाग पर, यहां आपको पता है कब्जा है पाकिस्तान का, और पाकिस्तान के इस क्षेत्र को क्या बोला जाता है? POK, यानी POK पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर। और पाकिस्तान का है कब्जा कितने क्षेत्र पर है? 78,000 वर्ग किलोमीटर पर। उसी तरह हिंदुस्तान का ये क्षेत्र, यहां पर कब्जा होता था किसका भाई? पाकिस्तान का। लेकिन पाकिस्तान ने ये जगह अब किसको सौंप दी? चीन को। और चीन को ये जगह कब सौंप दी उन्होंने? 1963 में। कितनी जगह सौंप दी? 5,180 वर्ग किलोमीटर। उसके अलावा चीन ने यहां पर फिर कब्जा कर रखा है हिंदुस्तान की सीमा पर, और कितना कब्जा कर रखा है? 38,000 वर्ग किलोमीटर। यानी चीन, जिसे ड्रैगन की संज्ञा दी जाती है, जिसकी हमेशा नजर पड़ोसी राज्यों की भूमि पर होती है। और जब हिंदुस्तान ने गलवान घाटी में अपना इंफ्रा मजबूत करने की कोशिश की, तभी से चीन के साथ हमारा क्या चल रहा है? विवाद चल रहा है। क्लियर? तो बात करते हैं, यह वार्ता आयोजित की गई थी। जो अगला क्वेश्चन क्या है? हाल ही में विदेशी मुद्रा भंडार सर्वोच्च स्तर पर पहुंच गया है, यानी पिछले काफी समय से अब उच्चतम स्तर पर है हिंदुस्तान का विदेशी मुद्रा भंडार, जो कि लगभग कितना है बच्चों? 545 अरब डॉलर है, या 445 अरब डॉलर है, या 645 है, या फिर 745? जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप लोग इसका सही जवाब दीजिए कि इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है, कितने अरब डॉलर है। तो ये बच्चों कितने अरब डॉलर हैं? 545 अरब डॉलर है। अगर मैं आपको इसका एक्यूरेट डाटा बताना चाहूं तो एक्यूरेट डाटा क्या है बच्चों? सुनिए, 545 अरब डॉलर 60 करोड़ कितना, सॉरी कितने करोड़? 63 करोड़। 63 करोड़ और 80 लाख, यानी कि 545 अरब 63 करोड़ 80 लाख डॉलर आज के दिन भारत का कौन सा भंडार है? विदेशी मुद्रा भंडार। कौन सा भंडार है? विदेशी मुद्रा भंडार, जिसे शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं?
4x, इसे हम शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं, 4x, यानी फॉरेन करेंसी। क्लियर। फॉरेन करेंसी का जो हमारा भंडार है कितना है, 545 अरब डॉलर, 63 करोड़ 80 लाख। इसमें 4 तत्व शामिल है बच्चों। इस विदेशी मुद्रा में कितने तत्व शामिल हैं, 4 तत्व शामिल है। वो 4 तत्व क्या क्या है, एक तो विदेशी परिस्थितियां, विदेशी परिस्थितियां यानी हमारे पास जितना ज्यादा विदेशी मुद्रा भंडार होगा उतनी हिंदुस्तान की विश्व में साख बढ़ेगी, और जब हमारा अगर व्यापार जो प्रतिकूल चल रहा है उसे अनुकूल बनाने में आसानी होगी, हिंदुस्तान की राजस्व प्राप्तियों में वृद्धि होगी, जिससे हमारा जो घाटा है वो क्या होगा, कम होगा। इसके अलावा जो सेकंड पॉइंट इसमें हमारा आता है वो है स्वर्ण भंडार, यानी इससे स्वर्ण भंडार, हिंदुस्तान के जो सोने के भंडार है उसको भी बढ़ावा मिलेगा। तीसरा जो इसमें आता है IMF रिजर्व। IMF सबको पता है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, 1944 की ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस में स्थापित की गई संस्था IMF, जिसका मुख्यालय वाशिंगटन DC में, यानी जो रिजर्व ट्रेच है भारत का वो बढ़ेगा। और क्या बढ़ेंगे बच्चों, SDR जिसकी फुल फॉर्म है स्पेशल ड्राइंग्स राइट, जिसे हम बोलते हैं हिंदी में विशेष आहरण अधिकार। SDR को हम पेपर गोल्ड भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, पेपर गोल्ड। किसे बोल सकते हैं, SDR को। और SDR में एक क्वेश्चन और बताना चाहूं तो हाल ही में एक और देश की मुद्रा शामिल की गई है, किसकी, चीन की, और चीन की मुद्रा का क्या नाम है, रेनिमिबी, और जबकि इसकी इकाई की अगर बात करना चाहूं तो इसकी इकाई क्या है, युआन। यानी जितना ज्यादा हिंदुस्तान के पास विदेशी मुद्रा भंडार होगा उतना ही हमारे देश के लिए अच्छा है। और अब हमारा विदेशी मुद्रा भंडार सर्वोच्च स्तर पर है। क्लियर। अगली बात, यानी हिंदुस्तान की करेंसी और साथ में दूसरी करेंसी है डॉलर, क्योंकि जो भी हम व्यापार करते हैं दूसरे देशों के साथ उसका भुगतान हमें विदेशी मुद्रा में ही करना पड़ता है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य के द्वारा जगन्नाथ विद्या कनुका योजना प्रारंभ की गई। जो जगन्नाथ विद्या कनुका योजना बच्चों कौन से राज्य ने लागू की है, हमारे ऑप्शंस हैं, राजस्थान ने लागू की है, या फिर तमिलनाडु ने लागू की है, या आंध्र प्रदेश ने लागू की है, या फिर मध्य प्रदेश ने लागू की। जल्दी से कमेंट करके इस क्वेश्चन का सही जवाब आप लोग मुझे दीजिए कि कौन से राज्य ने इस योजना को लागू किया है। तो इसका हमारा जो सही आंसर है बच्चों वो क्या है, आंध्र प्रदेश। तो यहां सबसे पहले तो आपको मैं विद्या कनुका का अर्थ बताना चाहूंगा। किसका अर्थ बताना चाहूंगा, विद्या कनुका का। जो विद्या कनुका का अर्थ है वो क्या है बच्चों, सुनिए, वो है शिक्षा उपहार योजना। क्या अर्थ है, शिक्षा उपहार योजना। यह योजना शुरू की गई है कौन से राज्य में, आंध्र प्रदेश में। और आंध्र प्रदेश के भी कौन से जिले में शुरू की गई है बच्चों, कृष्णा जिले में। और इस योजना की शुरुआत की है आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री, और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री है जगमोहन रेड्डी, यानी जगमोहन रेड्डी के द्वारा इस योजना की शुरुआत की गई। इस योजना के अंतर्गत आंध्र प्रदेश में कुल कितने रुपए खर्च किए जाएंगे, 650 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। कितने रुपए खर्च किए जाएंगे, 650 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। इस योजना का उद्देश्य सरकारी स्कूलों में स्ट्रेंथ को बढ़ावा देना, यानी सरकारी स्कूलों में बच्चों को बढ़ाना। सरकारी स्कूलों में बच्चों को बढ़ाना इस योजना का मुख्य उद्देश्य है। इस योजना के अंतर्गत बच्चों को एक विशेष किट दी जाएगी। क्या दी जाएगी, विशेष किट दी जाएगी। उस विशेष किट में बच्चों भोजन नहीं होगा। पहली बात तो ये, हम सोचते हैं कि विशेष किट भोजन ना, मिड डे मील का कोई रिलीज, इसमें हो गए बच्चों यूनिफॉर्म,
जूते, बैग और बुक, यानी ये 4 आइटम इस विशेष किट में होंगे। क्या क्या होंगे? यूनिफॉर्म होगी बच्चों की, उनके जूते होंगे और उनकी बुक्स और बैग। ये 4 चीजें इस विशेष किट में दी जाएगी। क्लियर है? यह योजना जो शुरू की गई है कौन से बच्चों के लिए की गई है? 1st to 10th, यानी पहली से लेकर जो 10वीं कक्षा के बच्चे हैं, सिर्फ सरकारी स्कूलों के, उनके लिए इस योजना की शुरुआत की गई। क्लियर है? इसमें आपको मैं 2 बातें और बताना चाहूंगा। वो 2 बातें क्या है? जो ईज ऑफ बिजनेस डूइंग है, ईज ऑफ बिजनेस डूइंग में भी अब फर्स्ट रैंकिंग प्राप्त है। किसे प्राप्त है? आंध्र प्रदेश को, यानी पहले रैंक पर है कौन सा राज्य? आंध्र प्रदेश। और अब एक ऐसा राज्य जिसने बहुत अच्छी प्रोग्रेस की है ईज ऑफ बिजनेस डूइंग रैंकिंग में, तो वो कौन सा है बच्चों? यूपी। यूपी कौन सी रैंक है? 2nd रैंक। अब मैं आपको इस स्कीम का लोगो भी दिखा देता हूं। यह है आपकी स्कीम, कौन सी? जगन्ना विद्या कनुका स्कीम। क्लियर? अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, हाल ही में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का 27वां स्थापना दिवस मनाया गया। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग कैसी संस्था है? यानी जो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग जिसका 27वां स्थापना दिवस मनाया गया, वह कैसी योजना है, कैसी संस्था है बच्चों? संवैधानिक संस्था है या संवैधानिक संस्था है या गैर संवैधानिक संस्था है, या इनमें से कोई नहीं? जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप लोग इसका सही जवाब मुझे दें। तो कौन सी संस्था है बच्चों? संवैधानिक संस्था है। मैं आपको बताना चाहूंगा जो संस्थाएं होती हैं वो कितनी तरह की होती हैं? 3 तरह की होती हैं। पहली संस्थाएं होती है पूर्व संवैधानिक, पूर्व संवैधानिक यानी वो संस्थाएं जिनका संविधान में वर्णन है लेकिन उनकी स्थापना संविधान के लागू होने से पहले हो चुकी थी। यानी वो संस्थाएं जिनका हमारे संविधान में तो वर्णन है लेकिन उनकी स्थापना संविधान के लागू होने से पहले हो चुकी थी। क्या कहलाती? पूर्व संवैधानिक। क्योंकि आप सबको पता है पूर्व शब्द का अर्थ क्या होता है? पहले। तो इसमें हमारा उदाहरण जो स्टिक बैठता है वो कौन सी संस्था? हाई कोर्ट। क्योंकि हाई कोर्ट का वर्णन संविधान के भाग 6 के अनुच्छेद 214 में है, जबकि हाईकोर्टों की स्थापना हो चुकी थी इंडियन हाई कोर्ट एक्ट 1861 के अंतर्गत। और सबसे पहले हिंदुस्तान में 3 हाई कोर्टें बनाई गई थी 1862 में, कलकत्ता, मुंबई और मद्रास। यानी हाई कोर्ट कैसी संस्था है? पूर्व संवैधानिक। दूसरी बच्चों, दूसरी संस्था आती इसमें संवैधानिक, यानी वो संस्था जिसका किसमें वर्णन है? संविधान में, और उसकी स्थापना भी संविधान के लागू होने के बाद हुई। इसमें हमारे उदाहरण है सुप्रीम कोर्ट, यानी सुप्रीम कोर्ट की जो स्थापना हुई वो कब हुई? 28 जनवरी 1950 को। दूसरा उदाहरण है इसमें हमारा वित्त आयोग। वित्त आयोग की स्थापना हुई 1951 में, जबकि पहले वित्त आयोग ने कार्य करना शुरू किया 1952 में। वित्त आयोग का वर्णन है अनुच्छेद 280 में। सुप्रीम कोर्ट कौन से अनुच्छेद में? 124। तीसरी संस्थाएं होती है गैर संवैधानिक। जैसा कि इसके नाम से ही हमें पता लग रहा है, गैर संवैधानिक यानी जिनका संविधान में वर्णन नहीं है। और गैर संवैधानिक संस्थाएं कितनी तरह की? 2 तरह की। एक है संवैधानिक और दूसरी है गैर संवैधानिक। संवैधानिक यानी जिसका संविधान में वर्णन नहीं है लेकिन जिसे संसद ने बनाया है एक विशेष कानून के द्वारा। किसने बनाया है? संसद ने बनाया है एक विशेष कानून के द्वारा। जैसे हमारा एसएससी, यूजीसी, सेबी और इसके अलावा क्या? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। यानी कैसी संस्था हुई? संवैधानिक संस्था। गैर संवैधानिक जिसका ना तो संविधान में वर्णन है ना बनाया है संसद ने, जिसे बनाया है कैबिनेट मंत्रियों ने, यानी कैबिनेट मंत्रियों ने एक विशेष प्रस्ताव के द्वारा। इसमें हमारा उदाहरण है योजना आयोग, जिसे आज वर्तमान में हम नीति आयोग के नाम से जानते हैं। जल्दी से आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब इसके अलावा इसमें
और कुछ बातें मैं डिस्कस करना चाहूँगा आप लोगों के साथ। तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग कैसी संस्था है? संवैधानिक संस्था। इसका जो एक्ट बनाया था संसद ने, इसका एक्ट संसद ने कब बनाया? 1993 में, यानी 1993 में इसका एक्ट बना था। इसकी स्थापना हुई थी 12 अक्टूबर 1993 को। कब स्थापना हुई थी? 12 अक्टूबर 1993। इसे शॉर्ट फॉर्म में हम बोल सकते हैं NHRC, यानी वुमेन नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। और जिसके वर्तमान में अध्यक्ष कौन है बच्चों? HL दत्तू। और हमारी सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज रहे, कौन रहे? HL दत्तू। अब वर्तमान में NHRC से संबंधित कितने बदलाव किए गए बच्चों? 3 बदलाव किए गए। पहला बदलाव तो यह किया गया, जो इसके अध्यक्ष का कार्यकाल कितने वर्ष होता था? 5 वर्ष। अब उसे घटा के कितने वर्ष कर दिया गया है? 3 वर्ष कर दिया गया। दूसरा, अब इस आयोग में क्या शामिल की गई? महिला शामिल की गई। तीसरा, पहले इसमें सिर्फ किसको बनाया जा सकता था? जो इसका अध्यक्ष सिर्फ मुख्य जज को बनाया जा सकता था, यानी मुख्य न्यायाधीश को बनाया जा सकता था। लेकिन अब प्रावधान कर दिया गया है कि इसका अध्यक्ष अन्य न्यायाधीश को भी बनाया जा सकता है। किसका अध्यक्ष बनाया जा सकता है? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का। क्लियर? ये स्क्रीन पर लोगो है आपके सामने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का, यानी सत्यमेव जयते। हिंदुस्तान का राष्ट्रीय वाक्य सत्यमेव जयते, जो कौन से उपनिषद से लिया गया है बच्चों? मुंडकोपनिषद से। कौन से उपनिषद से लिया गया है? मुंडकोपनिषद से। और यह हिंदुस्तान का राष्ट्रीय वाक्य है। और उपनिषदों की संख्या कितनी है? 108। आज की हमारी बच्चों ये क्लास यहीं पर कंप्लीट हुई। और जैसा कि मैं आपको बताना चाहूँगा 2 बातें और। कृष्णा क्लासेज ने अपनी ऐप लॉन्च कर दी है केसी ऑनलाइन क्लासेज के नाम से। और केसी ऑनलाइन क्लासेज की इस ऐप पर अभी भी कुछ समय के लिए चल रहा है वेलकम 20 ऑफर। आप इसमें कोर्स खरीद सकते हैं HSSC, HTET और दिल्ली पुलिस। बच्चों, मौका नहीं चूकना चाहिए, बहुत अच्छा मौका है। और जल्दी से जल्दी आप कोर्स लें और जानें कि कृष्णा क्लासेज आप लोगों के लिए कितने बेहतरीन कोर्स लेकर आई है। धन्यवाद।